कहते हैं अभ्यास से ही उत्तमता की प्राप्ति होती है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे सहपाठी मेरे साथ इस ब्रॉडकास्ट में विराजमान हैं। जी हाँ, पटना ट्रेनिंग कॉलेज से मेरे साथ बीएड कर रहे हैं अंकित जी, और आज इनसे बात करेंगे यहाँ तक पहुँचने में बीएड कक्षाओं में दाखिला लेने से पहले किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और विद्यार्थी जीवन में क्या संघर्ष होते हैं। आइए चर्चा परिचर्चा प्रारंभ करते हैं। अंकित जी, आज हमारे ब्रॉडकास्ट में स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका अमित जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि अमित जी ने बताया कि हम लोग पिछले 2 वर्षों में बीएड की पढ़ाई साथ में पूरी कर चुके हैं और हमने बीएड के नामांकन से लेकर अभी तक के पूरे सफ़र को देखा है। अब हमारा द्वितीय वर्ष का भी परीक्षा पूरा हो चुका है और अब कुछ ही दिनों में हम लोग बस सभी सहपाठी अलग अलग हो जाएंगे, सब सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट आने के बाद। तो जैसा कि अभी हमें इन्होंने अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी अमित जी। प्रारंभिक शिक्षा आपका कैसा रहा, क्योंकि काफ़ी चुनौतियों का सामना करना होता है। देखिए अमित जी, प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो ये बहुत ही साधारण सी बात भी हो सकती है, लेकिन मेरे लिए जहाँ तक मुझे महसूस होता है ये बहुत ही रोमांचक बात है कि मुझे कभी भी दाखिला लेने का मौका नहीं मिला किसी भी सीबीएसई के स्कूल में या आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों में, और इसके लिए मुझे तनिक भी कोई ग्लानि नहीं है, दुख नहीं है, बिल्कुल भी हीन भावना नहीं है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे शुरू से ही उनका एक स्कूल था गांव में ही, और वहाँ पे जब हम लोग बहुत ही छोटे थे तब करीब 4-5 गांव के बच्चे आके वहाँ पे पढ़ते थे उन्हीं के स्कूल से, और उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे अभी बीपीएससी के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती हैं, कोई आर्मी में ज्वाइंट हैं और कोई एयरफोर्स में, कोई फायरमैन में। तो हमने शुरू से ही अपने पिताजी से ही प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की। और जहाँ तक औपचारिक शिक्षा की बात होती है तो घर के गांव के बगल में जो सबसे पहला स्कूल होता है वहाँ पे हमारा दाखिला था, और शुरू से ही पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक की औपचारिक शिक्षा तक हमने उसी स्कूल से पढ़ाई की। बीच में 10वीं के समय पे एक बार 2 महीने के लिए हमने कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद जो हमारे सरकारी स्कूल के टीचर थे उनके अनुरोध पर मैंने उस कोचिंग को छोड़ा, और अंतिम के पूरे 10 महीने जो 10वीं के पढ़ाई होती है वो हमने अपने स्कूल से ही की है। तो ऐसा कुछ रहा हमारा प्रारंभिक जीवन। जब 10th क्लास में बच्चे होते हैं तो जाहिर सी बात है कोचिंग ज्वाइन करते हैं। आखिर शिक्षा की गुणवत्ता कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी शैक्षिक गुणवत्ता थी, आपको कोई भी कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं हुई? देखिए अमित जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक महत्वपूर्ण वाक्य से पूरा सारांश दे सकता हूँ। गुणवत्ता की जो आपने बात कही, शिक्षकों की गुणवत्ता के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा कि हमारे क्लास का जो सबसे न्यूनतम मेधावी छात्र था, जिसे सबसे लो मेरिट वाला छात्र कह सकते हैं, उसके संस्कृत में 86 नंबर और विज्ञान में 67 नंबर और मैथ्स में 55 नंबर, ऐसे करके उसने काफ़ी अच्छे नंबर लाए थे। और जहाँ तक मेरा रिज़ल्ट था तो मैंने भी अच्छा खासा 95+ स्कोर किया था संस्कृत में। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे संस्कृत के जो शिक्षक थे सर्वधमन झा, अभी तक वो मुझे याद है, दरभंगा से ही थे, और सर्वधमन झा बहुत ही अच्छे टीचर हैं संस्कृत के, जहाँ भी हैं सर, अगर वीडियो देख पाएँ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मैथ्स के टीचर हमारे धर्मेंद्र सर, उन्होंने ऐसा इनकरेज किया हमको, और साइंस की मैम थी सरिता मैम, फिर लक्ष्मी मैम सोशल साइंस की, उन्होंने इतना इनकरेज किया कि एक जो बिलीफ होता है कि बिना कोचिंग के तुम कर सकते हो, बिना कोचिंग के 10वीं पास करवाना 2018-19 के जो टाइम पीरियड था 2017-18 में, बिना कोचिंग के एक बच्चा भी 10वां का तैयारी नहीं करता है, और उस टाइम पे सिर्फ स्कूल से पढ़ के करना, उसके लिए शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका रही। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया और उसके दम पर अच्छा रिजल्ट भी आया हमारा। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम की बात किया जाए तो फ़ोन नहीं था, उतना एआई डेवलप नहीं था, टेक्नोलॉजी उतना नहीं था जितना अभी के वर्तमान स्थिति में है। तो उस समय विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता था अथवा जो हम कोचिंग में पढ़ाई करते थे
उसके माध्यम से हम परीक्षाओं में शामिल होते थे और परीक्षाओं को देते थे, इम्तिहान अपना देते थे, पूरा करते थे। जैसे आप कह रहे थे कि मेरे पिताजी शिक्षक भी थे, ठीक है जी। तो एज अ टीचर आपके पिताजी से कितना हेल्प मिला? कई बार क्या होता है कि बच्चों को हेल्प भी होता है, और जाहिर सी बात है शिक्षक हो तो हेल्प होगा ही होगा, लेकिन कई बार एक प्रेशर क्रिएट होता है। कई बार होता है शिक्षक होते हैं लेकिन अपनी बच्चों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो ऐसा कैसा आपका अनुभव रहा? ऐसा लाइक आपके पिताजी शिक्षक हैं और आप विद्यार्थी हो, तो कैसा आपका अनुभव है? किसी भी छात्र के लिए शिक्षक के साथ उसका अनुभव थोड़ा अलग होता है और पिताजी के साथ उसका अनुभव थोड़ा अलग होता है। अगर आज के ज़माने में देखें तो शिक्षकों से बहुत ज़्यादा दोस्ती और जुड़ाव करके रखना ये हमारे शिक्षकों की नीति में आ चुकी है। लेकिन जहाँ तक मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो अब तो पीछे मुड़ के देखने पर बहुत ही अच्छा लगता है सब कुछ, सभी जो दृश्य हैं वो सामने आते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। लेकिन जब हम उस क्षण में जी रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये कौन सा प्रेशर है भाई, ये कितना डरावना माहौल में हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि पिताजी शुरू से ही काफ़ी स्ट्रिक्ट थे टीचिंग के मामले में, बिल्कुल ही ओल्ड स्कूल के पुराने व्यक्तित्व के, पुराने ख्यालात के टीचर, और उनका एक ही पढ़ाने का मेथड था कि वो अपने ओल्ड स्कूल तरीके से ही बच्चों को पढ़ाते थे। और जाहिर है कि उनको ऐसे पढ़ाने से उनके छात्रों को बहुत सफलता मिली है पूर्व में, तो वो हम पर भी यही चीज़ लागू करते थे और मुझे उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। जब हम उस समय पे उनसे पढ़ते थे तब लगता था कि अरे यहाँ पे थोड़ा और लचीलापन हो सकता है और यहाँ पे, लेकिन अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में अनुशासन की बहुत कमी है और वैसा जो टीचिंग मेथड था वो सबसे उपयुक्त था, क्योंकि बच्चों में एक अनुशासन जो आता है वो पिताजी से बहुत ही अच्छे तरह से मेरे में आया। बिल्कुल, क्योंकि वो वक्त भी आपने देखा होगा, वो वक्त भी हम सबों ने देखा है। लाइक जब पिताजी के साथ होते थे तो कुछ चाहतें भी होती थी, सिर्फ नहीं कह पाते थे स्टडी की वजह से। और आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बोला जाता था, या फिर वो सकारात्मक एक माध्यम है, एक सकारात्मक ज़रिया है। उसके बाद आपकी एजुकेशन कैसे आगे बढ़ी? जी, तो आपके पहले भाग से मैं बिल्कुल पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। जो आपने पहला अपना वाक्य कहा कि उस समय पे चीज़ें हमें उतनी सकारात्मक लगती नहीं हैं, लेकिन अब जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो काफ़ी जो उनका निर्णय था हमारे अभिभावकों का हमारे प्रति वो बहुत ही सही था। और चूँकि आपके दूसरे प्रश्न के दूसरे भाग पे आते हैं, उसके बाद की शिक्षा, तो 11th-12th की पढ़ाई के लिए ये कोविड के पहले की बात है, प्री कोविड टाइम की, 2018-19 का समय था। और मैंने गांव के और इलाके के सभी बच्चों की तरह पटना में आकर अपना एडमिशन करवाया और 11th-12th की इंडिविजुअल अलग अलग टीचर से, अलग अलग शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण की। और उसमें से कुछ शिक्षक जो होते हैं हमें हमेशा याद रह जाते हैं, जैसे कि एक बहुत ही पटना के अंडररेटेड टीचर हैं, बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, हमारे गणित के शिक्षक थे, धर सर, के धर। तो वो गणित में इतना अच्छा बच्चों को पढ़ाते थे और ख़ास करके उन्होंने जितना अच्छा हमें पढ़ाया और जो उन्होंने हमारे दिमाग पे छाप छोड़ा वो अभी तक हमें याद है। और मुझे याद है कि 10वीं में मेरा गणित सबसे ही प्यारा सब्जेक्ट था और उसमें मेरे मात्र 55 नंबर आए थे। तो जितने भी शिक्षक थे और आसपास के लोग थे, हमारे स्कूल के और आसपास के लोग, उन्हें कभी भरोसा नहीं होता था और वो लोग हंसते थे इस बात पे। और उसके बाद जब के धर सर से 11th-12th में मैंने पढ़ा तो उसके बाद मेरा 84 डिस्टिंक्शन आया था, 84D उसमें मैथ्स में। तो काफ़ी वो सबसे अच्छा अनुभव कहा जा सकता है 11th-12th के दौर का, कि जो सर ने भरोसा दिखाया और उसके बाद मैंने उस भरोसे पे खरा उतरा। बहुत ही अच्छा समय था वो, और के धर सर हमेशा याद रहेंगे हमको, मैथ्स के टीचर हमारे। जी, जैसे आप कहते हैं गणित आपका फेवरेट सब्जेक्ट था, और कई बार क्या होता है बच्चे साल भर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु जब इम्तिहान देने का वक्त होता है बच्चे कई बार पैनिक कर जाते हैं और उस आधार पे हम जज कर लेते हैं कि नहीं, शायद इन्होंने पढ़ाई में कमी की होगी, और बहुत सारे वहम उत्पन्न होते हैं, चाहे आपके परिवार से अथवा समाज से या अन्य विद्यार्थियों के द्वारा। तो ये कैसे विद्यार्थियों को प्रभावित करता है?
देखिए, अगर मुझे इस पे कोई सलाह देनी होगी आजकल के छात्रों को, तो आज के छात्र एआई की दुनिया में जी रहे हैं। उनको मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि समाज और बगल के लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, परिवार के जो अपने अभिभावक हैं वो अगर इस पे सकारात्मक सोच रखें और बच्चों की बिल्कुल भी निंदा ना करें, नकारात्मक ना सोचें, एक बार उस माहौल में खुद को रखकर अभिभावक भी अगर सोचें कि हो सकता है कि बच्चे से उस समय पे कुछ पैनिक होकर गलती हो गई हो, और ऐसा बिल्कुल संभव है कि हर मनुष्य से गलती हो जाती है उस पैनिक टाइम में, तो अभिभावकों से यही कहना होगा कि बच्चों को समझें और हमेशा सकारात्मक रखें उनका मनोभाव। और बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा दूसरे की चीज़ों को दिल पे ना लें। आपकी अपनी ज़िंदगी है और आप जैसे जिएंगे वो आप ही को भुगतना होगा, आप ही को आगे जीना होगा। इसीलिए बिल्कुल सकारात्मकता बनाए रखें जीवन में। एक लाइन है, टीचिंग विद पैशन, लीडिंग विद पर्पस। ये शिक्षकों के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी आप कह रहे थे कि के धर सर आपके गणित के शिक्षक जी, हाँ, गणित के शिक्षक थे और उनके द्वारा मार्गदर्शन किए गए आपके जीवन में सकारात्मक रहा, इसलिए आपके मैथ में भी मार्क्स इंक्रीज हुए। विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक के साथ साथ यदि वैसे शिक्षक हैं जो मार्गदर्शन भी बेहतर करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए कितना आसान हो जाता है उनका शैक्षिक जीवन। देखिए अमित जी, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय अपने विद्यालय में, संस्थान में और शिक्षकों के साथ ही गुजरता है। अगर आप गौर करें तो हमारा जो भी विद्यार्थी जीवन है, आप पीछे मुड़कर अगर देखें खुद के ही जीवन को, तो हमारा सबसे ज़्यादा समय अपने संस्थान में, अपने विद्यालय में या महाविद्यालय में ही गुजरता है। तो अगर हमारे दिन का जो भी समय है 15 से 16 घंटा, उसमें से 6 से 7 घंटा अगर विद्यार्थियों में, शिक्षकों के साथ, सहपाठियों के साथ गुजर रहा है, तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि एक सकारात्मक मनोभाव रहे, सकारात्मक अभिवृत्ति रहे लोगों की। और इसमें शिक्षकों का सबसे बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि किशोरावस्था से गुजर रहे होते हैं सभी छात्र, और उस समय पे अगर किसी भी बात का बुरा लग जाए और कोई हौसला बढ़ाने वाला ना हो, कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, तो बहुत ही राह मुश्किल लगने लगती है। भले ही बाद में जब हम और मैच्योर हो जाते हैं, प्राउड हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं इन सारी चीज़ों को, तो हमें लगता है कि यहाँ पे तो ये कर सकते थे, ये कर सकते थे, लेकिन उस समय बताने वाला कोई नहीं रहता है। तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी के जीवन में शिक्षकों का जो भूमिका है, शिक्षकों की जो भूमिका है वो शिक्षक से बढ़कर मार्गदर्शक की बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आज के एआई के युग में पढ़ाई की जितनी सारी चीज़ें हैं वो हमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। हमें शिक्षक के रूप में एक बहुत ही अच्छे शिक्षक से कहीं बढ़ के दोस्त की भूमिका में भी लोग चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और जब विद्यार्थी फेल होते हैं, एक तरह से कहा जाए शिक्षक ही होते हैं जो उन्हें ऐसा बताते हैं कि नहीं, आप कर सकते हो और आपके अंदर वो काबिलियत है जिसको शायद आप नहीं जानते हैं। एक शिक्षक बच्चों की वास्तविक गुण बताते हैं, आप क्या करते हैं और आपको क्या करना चाहिए। इसलिए शिक्षक की भूमिका, हम सिर्फ इतना तक देखते हैं कि पढ़ाई क्या हो रहा है, लेकिन सिर्फ शिक्षक की भूमिका पढ़ाना ही सीमित नहीं है। इसलिए कहा जाता है प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। आगे आपकी पढ़ाई कैसे जारी रही? आगे जब मैंने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद कोरोना का दौर आ गया था, और कोरोना के पहले और दूसरे लहर में 2020 और 21 का पूरा समय मेरा एक तरह से कहें तो बर्बाद ही गया। और जैसे कि शिक्षा व्यवस्था है बिहार की बिल्कुल लाचार, हमने भी बाकी बिहार के लाखों बच्चों की तरह अपना ग्रेजुएशन का जो एडमिशन था बगल के ही कॉलेज में करवाया। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का एक महान कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन उसमें ग्रेजुएशन में करीब 3 साल के दौर में 3 दिन महाविद्यालय का दर्शन मैंने किया है। और करीब परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो मुश्किल से 30 दिन हम गए होंगे उस कॉलेज में। और इस तरह से मेरा सेशन जो था, सत्र था ग्रेजुएशन का 2020 से 2023 तक किसी तरह कंप्लीट हुआ। बहरहाल उसके बीच में
2021 के टाइम पे एक बार एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम, वो मेरा हो चुका था। उसके बाद वो अग्निवीर का बैच, अग्निवीर का जो नियम सरकार ने लाया उसके चलते मेरा वो रद्द हो गया। और 2022 में CHSL में भी एक बार टाइपिंग में हम छट गए। तो इस तरह से ग्रेजुएशन कैसे कैसे धीरे धीरे कंप्लीट हुआ। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम कोरोना काल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमने बहुत ऐसा अपने जीवन का बहुमूल्य समय है जो व्यर्थ कर दिया। लेकिन मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमें पहले कंप्यूटर नहीं आता था, हमें पता नहीं था कि स्क्रीन रीडर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो उस समय जब गूगल मीट आया प्रचलन में, कनेक्ट हुए एक दूसरे से, तो काफ़ी चीज़ें सीखा भी। जैसे हमें इंग्लिश का हमें कुछ आइडिया नहीं था, बट अभी इतना है कि मैं परीक्षाओं में अब खुद से पेपर करा सकता हूँ और इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता हूँ खुद से। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। सो आपको क्या लगता है उस समय काल को हम किस पैमाने पे देखें? देखिए अमित जी, जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल में आपने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी आपने, तो ये बिल्कुल ही आपका दूसरा पहलू है। कोरोना काल में मैं ईमानदारी से बताऊं दर्शकों को, तो मैंने तो एक नया गेम खेलना सीखा। उस टाइम पे बहुत ही प्रचलन में था, PUBG जिसे बोलते हैं, अभी उसका नाम बदल चुका है, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। उस समय पे हमने बहुत ही धड़ल्ले से उस गेम को खेला है। और मैं कुछ भी इस इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। उस समय को बिल्कुल किशोरावस्था में जो कहा जाए 16-17 साल की उम्र होती है, उस उम्र को मैंने बिल्कुल धड़ल्ले से बर्बाद किया है। मैं पढ़ाई करता था उस समय भी, डिफेंस की तैयारी करता था, एयरफोर्स और नेवी की। बहरहाल उसका रिज़ल्ट काफ़ी बाद में जाके मिला हमको उस पढ़ाई का, लेकिन उस समय को मैंने अच्छा खासा गेम खेलने में और नए नए गेम के इक्विप्स और वेपन्स में ज़ाया किया है। लेकिन आपने जो ये चीज़ बताई, ये बहुत ही मोटिवेशन के लिए और मुझे बहुत ही मोटिवेट किया आपने, कि आपने उस समय में भी गूगल मीट और नए नए जो भी आपके AI टूल्स होते हैं उसको आपने सीखा। उस टाइम पे प्रचलन में जो नई नई चीज़ें और आ रही थी, तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। जी जी, तो जैसे अभी आप कह रहे थे कि PUBG खेला या फिर समय को व्यर्थ किया गया, जाया किया गया। जी, वास्तविकता को भी स्वीकार करना एक मानव की उत्तमता होती है। आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, उसके बाद ही अपने जीवन में सफलताओं की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनसे आप आने वाली चुनौतियों के बारे में खुद को रूबरू करते हैं कि हमने कहाँ पे अपना समय व्यतीत किया और हमें क्या करना चाहिए। आप अग्निवीर की बात कर रहे थे। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए कितना लाभदायक है? अग्निवीर योजना युवाओं के लिए, देखिए इस पे मेरा बिल्कुल एक ठोस प्रतिक्रिया है, क्योंकि मैं खुद भी इस अग्निवीर योजना से पीड़ित रहा हूँ। 2021 बैच का अभी तक मुझे याद है, जो साल में 2 परीक्षाएं होती हैं एयरफोर्स की या नेवी की, डिफेंस की। उसमें पहला इंटेक था एयरफोर्स का, उस समय पे ये परमानेंट नौकरी हुआ करती थी, अग्निवीर योजना नहीं थी। और उसमें एक्स ग्रुप में टेक्निकल में मेरा हो चुका था। और अगर उस बैच को श्रीमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अप्रूव करते, तो अभी तक हम एयरफोर्स में ज्वाइन कर गए रहते और काफ़ी मेरा जॉब चलते रहता अच्छा। लेकिन अग्निवीर योजना आई और वो जो पूरा बैच था करीब 1200-1500 बच्चों का, उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। और उसके बाद आपने उस समय पे देखा होगा कि काफ़ी ट्रेनें जलाई गई। बिहार में दानापुर स्टेशन पे कितनी सारी ट्रेनें जलाई गई अग्निवीर योजना के विरोध में। लेकिन ऐसा कुछ अग्निवीर योजना को सरकार ने वापस नहीं लिया। और उस समय पे फिर काफ़ी सरकार के जो चाटुकार थे, उन्होंने अलग अलग इसके लाभ भी बताएं कि 4 साल के बाद आपको 12 लाख रुपए मिल जाएंगे और इतनी ज़्यादा वैकेंसी आएगी कि देश के सभी युवाओं को एक बार सेना में जाने का मौका मिल जाएगा, उससे देश के युवाओं को और ग्रोथ मिलेगा। तो ऐसा तो कुछ अभी दिखता नहीं है, क्योंकि योजनाएं में वैकेंसी भी इतनी नहीं आती है कि सभी युवाओं को मौका मिले। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ धरातल पे, युवाओं का डिफेंस के सेक्टर से, रक्षा के सेक्टर से विश्वास उठ चुका है। और वो अब उस जॉब को लेके, जो आर्मी में जाने की एक तलब होती थी, एक बहुत ही अंदर से गहरी इच्छा होती थी, वो इच्छा अब वैसी नहीं रही। क्योंकि अभी हम कुछ टाइम पहले
जो जनरल साहब हैं बिपिन रावत सर का, उनका इंटरव्यू देख रहा था। वो अभी इस दुनिया में है नहीं। मुझे काफ़ी इनक्रेज किया उनके स्पीच के द्वारा, क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं नहीं होती हैं। हमारा तो जीवन ये भी नहीं पता होता है कि अगले पल क्या होने वाला है, परंतु हम देश के प्यार के लिए हम चाहते हैं कि देश की सुरक्षा कैसे किया जाए, उसके लिए तत्परता से अपने आप को निछावर कर देते हैं। और अभी ऐसा मनोबल तोड़ा गया है, ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है जिनके द्वारा भी ये नीति बनाई गई है, पॉलिसी बनाई गई है, या तो उनको भावनाएं पता नहीं है युवाओं की क्या है, जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, या फिर जैसे एक कहते हैं ना नॉन कमिटल, कुछ भी आके कर देना, डिसीज़न ले लेना। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक बार देखना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए, विद्यार्थियों की डिमांड क्या है, उनकी वास्तविक इच्छा क्या है, और विद्यार्थियों के लिए क्या करना सकारात्मक पहल होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमित जी, और कहने को तो बातें बहुत सारी हैं। हमारा पॉडकास्ट बहुत ही लंबा हो जाएगा अगर सरकार की इन नॉन कमिटल चीज़ों पे अपना हम लोग अगर वक्तव्य रखें और अपना एक उदाहरण रखें। जैसे अभी सरकार ने, आप देख लीजिए, इथेनॉल की इतनी ज़्यादा मारामारी है, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग चल रहा है सरकार का, बिल्कुल भी नॉन कमिटल, बिल्कुल भी करने के बाद सोचा भी नहीं सरकार ने, एक बार भी जनता से राय नहीं लिया। और अगर मैं मेरी गाड़ी में कुछ डलवा रहा हूँ पेट्रोल, और वो आपकी मर्ज़ी से डाला जा रहा है, आपने कितना उसमें क्या किस अनुपात में इथेनॉल मिक्स किया है और उसके क्या आगे जाकर लाभ हानि हो सकते हैं, बिना कुछ सोचे समझे आपने ऐसा कर दिया। और इसी तरह से ही अग्निवीर योजना भी आई थी, उसमें बिना सोचे ही सरकार ने ये लागू कर दिया था। और उसका एक तर्क ये था कि बाकी पूंजीवादी देशों में भी ऐसे ही सेना रखी जाती है। तो भारत का जो मूल कोर दर्शन है, जो भारत की जो फिलॉसफी है और बाहर की जो फिलॉसफी है, वो दोनों में बहुत भिन्न है। भारत के लोग आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बाहर के लोग आर्मी को बस एक जॉब मानते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं और ये पॉडकास्ट काफ़ी विस्तारित रूप में चला जाएगा। हम इस पॉडकास्ट को बहुत ही छोटा रखना चाह रहे हैं और बस जो विषय से जुड़ी हुई बातें वही करना चाहते हैं। बाकी सरकार की बात कभी बाद में फिर से विस्तार से की जाएगी, और सरकार की नीतियों की भी। खैर, सरकार की नीतियों पे चर्चा कभी और कर लेंगे। जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर किए कि नहीं मुझे बीएड ही करना है? एक वजह तो मुझे समझ में आता है, प्रारंभिक शिक्षा के दौर से ग्रेजुएशन तक शायद आपके पास अच्छे शिक्षक थे, और शिक्षक के साथ साथ अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे अभिभावक थे, जो सामान्यतः बच्चों के पास होना चाहिए। एक ये वजह हो सकता है। एक दूसरा वजह हो सकता है, आपको पढ़ाना, विद्यार्थियों को कई बार इंटरेस्ट होता है कि नहीं मुझे पढ़ाने में रुचि है और पढ़ाने में अच्छा महसूस करता हूँ। क्योंकि मैंने जब बीएड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया तो मुझे सिर्फ ये विकल्प लगा कि मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, ये मेरी रुचि थी, इसलिए मैंने बीएड किया। जी हाँ। तो जैसा कि हमारे बिहार में प्रचलन है अमित जी, लोग जब सभी नौकरियों की आशा छोड़ देते हैं तब वो बीएड करते हैं, ऐसा बिहार में प्रचलन है। जबकि जैसा आपने अभी बताया, बिल्कुल मेरी पूरी शुरुआत से ही मेरी एक जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है दिल में, एक कोना हमेशा शिक्षक बनने के लिए खाली रहा था, और शुरू से ही रुचि हमारी ये अध्यापन के क्षेत्र में थी। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, जैसा आपने बताया, कि हमारे घर में भी काफ़ी शिक्षक थे। हमारे पिताजी शिक्षक हैं, हमारे चाचा जी, 2 चाचा शिक्षक हैं, और उन्हीं सबको देखते हुए उसी माहौल में बड़े होने से एक अभिरुचि आ ही जाती है। दूसरी बात कि पढ़ाने का शौक़ भी था बच्चों को, और कभी कभी आप चाहते नहीं हैं कि आप किस क्षेत्र में जाएं, आपके हाथ में नहीं होता है। जैसे अगर शुरुआत के 2-3 जो बड़े फेलियर्स मैंने देखे हैं कंपटीशन लाइन में, अगर वो सारी नौकरियां मुझे मिल जाती या उनमें से कोई एक भी मिल जाती तो शायद मैं इस टीचिंग फील्ड में नहीं आता। और मैं आपको एक वाक़या बता दूं कि जो बीएड का हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके जस्ट 10 दिन पहले मेरा ये शोल्डर का जो कॉलर बोन है ये टूट चुका था। तो हम ऑपरेशन करा के ही आए थे और मैं बेल्ट लगा ही हुआ था, और करीब 5 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू हुआ और पता चला कि 5 दिन में एग्ज़ाम है। और
बिल्कुल भी आशा नहीं थी कि इतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, पटना के पूरे बिहार के टॉप 100 बच्चों में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन 5 दिन के प्रिपरेशन में अच्छा खासा वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे मैंने देखा और अच्छे से एग्ज़ाम दिया, बेल्ट लगा के ही एग्ज़ाम दिया। हाथ में बेल्ट लगा हुआ था, वैसे ही एग्ज़ाम देने गए थे हम बनियान में, और हाथ में वो कॉलर बैंड लगा हुआ था। और उसके बाद अच्छा एग्ज़ाम गया, रैंक अच्छा आया, अच्छा कॉलेज मिल गया और हम लोग काफ़ी अच्छे से बीएड की तैयारी की। कहते हैं कई बार बच्चे या फिर हमारे आपके जैसे युवा घबरा जाते हैं कई बार जब हमारे सामने अकस्मात कोई चुनौतियां आती हैं। यदि हम पहले से अच्छा पढ़ाई किए होंगे तो हमें नहीं लगता है कि घबराना चाहिए, क्योंकि जैसे 5 दिन में आपके द्वारा तैयारी किया गया, आप तैयारी किए खुद को, ये सिर्फ 5 दिनों में आपका जो एंट्रेंस है वो क्लियर नहीं हुआ होगा। इनसे पहले आपने जो भी शिक्षा ग्रहण किया, क्योंकि वह एक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, एक मूलभूत चुनौतियां का सामना करते हुए आपके द्वारा जो भी अध्यापन किया गया, जो भी आपके पास नॉलेज आया, वो कभी जाता नहीं है। तो उन सभी अनुभवों का, उन सभी ज्ञानों का जो आपने ज्ञान अर्जन किया, सबका सदुपयोग किया गया होगा। जी अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को भी, और जो भी छोटे बच्चे, आपके जो छोटे सब्सक्राइबर्स इन वीडियो को देख रहे होंगे, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि भाग्य से कुछ भी नहीं होता है। आज जो भी मैं किसी को भी अपनी ये कहानी बताता हूँ कि एक दिन पढ़कर सीटेट क्रैक कर लेना या 5 दिन पढ़कर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देना, ये सबको सुनने में बहुत ही फैसिनेटिंग लगता होगा, बहुत ही मनोरंजक लगता होगा, लेकिन उसके पीछे की मेहनत को कोई नहीं देखना चाहता है। और जो आपने कहा बिल्कुल ही सही कहा आपने कि एक दिन की प्रिपरेशन नहीं होती है। आप पहले से पढ़ते रहते हैं और वही पूर्व ज्ञान संग्रहित होकर एक अपने आप में नया ज्ञान का ढांचा बना लेता है और कहीं ना कहीं वही जाकर आगे काम भी देता है। जी, जब एंट्रेंस क्लियर हुआ उसके बाद जाहिर सी बात है पटना ट्रेनिंग कॉलेज में आपकी दाखिला होती है। पटना ट्रेनिंग कॉलेज 2 साल आप कक्षाओं में उपस्थित रहे, 2 साल का अनुभव क्या रहा? देखिए, 2 साल के अनुभव को अमित जी 2 मिनट में बयां करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर ओवरऑल बताया जाए तो शुरुआत से ही, जब से हमारा एडमिशन हो गया था यहाँ, तभी से हमारा जो व्यक्तित्व था और जो प्रकृति थी, हमने शुरू से ही वैसे ही बना के रखी। हमने कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया और हमेशा सबसे, सहपाठियों से अगर देखा जाए तो सबसे हमेशा मिलजुल कर रहे, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ 2 साल के बाद पॉडकास्ट पे बैठे हुए हैं। आपसे पहले मुलाकात हो आदर्श से, शुभम से, और जितने भी पार्टी हैं, जितने भी दोस्त हैं, कुछ लोग काफ़ी अच्छे करीबी मित्र बन जाते हैं, कुछ लोग बस औपचारिक रिश्ता रखते हैं। तो मैं तो सबसे हंस बोल के मिल लेता हूँ। और शुरुआती दिनों में जो भी जिसे बोलते हैं लाल फीताशाही, इंग्लिश में एक वर्ड है उसके लिए, रेड टेपिज़म, तो हर काम को यहाँ पे ऑफिस के द्वारा हो, कर्मचारियों के द्वारा हो, विश्वविद्यालय के द्वारा हो, हर काम को अटकाया जाता है। और मैं ये कैमरे पर खुल के बोल रहा हूँ कि पटना विश्वविद्यालय में आप किसी भी संस्थान में चले जाइए, बहरहाल मैं इस संस्थान का आपको अच्छे से ब्यौरा दे सकता हूँ। यहाँ पे लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, रेड टेपिज़म बहुत ज़्यादा है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा कराया जाएगा। और दुनिया इतनी आगे पहुँच चुकी है कि जब काम करना रहता है सच में कर्मचारियों को या शिक्षकों को, तो वो सिर्फ एक मैसेज और एक डिजिटल आवेदन करके किया जा सकता है। लेकिन अगर काम अटकाना हो तो वो बहुत सारे बहाने देते हैं पेपर वर्क के। और 2 साल में काफ़ी मिला जुला अनुभव रहा। हमने अच्छे से एक, जो 5-6 साल से हमारे महाविद्यालय में एनएसएस कैंप नहीं हुआ था, हमने वो किया, 7 दिनों का एनएसएस कैंप। उसके बाद हमने कई अलग अलग मंचों पे जाके एनएसएस के थ्रू अपने कॉलेज का नाम ऊंचा किया। हमारे जो भी कोर ग्रुप के मेंबर्स हैं, सहपाठी, उन्होंने जाके अलग अलग वृक्षारोपण कार्यक्रम और एग्जीबिशन, नाटक, हमने सभी में भाग लिया और जहाँ तक हो सके अपने कॉलेज का बहुत ही नाम ऊंचा करने का कोशिश किया।
ये एक आलोचनात्मक टिप्पणी ही कहा जा सकता है कि कॉलेज में अभी भी महाविद्यालय में और पटना विश्वविद्यालय में बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है और चीज़ों को ज़्यादा खींचने की, ज़्यादा टाइमलाइन बढ़ाने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति अभी तक है। इस पे एक मेरा वो पक्ष है जी। बिल्कुल, आपके सारी बातों से मैं 100% अपने आप को एग्री करता हूँ और मेरा भी ऐसा कुछ अनुभव रहा है। जब दाखिला होता है उसके बाद आपसे, आदर्श जी से और शुभम जी से और सबसे मुलाकात होती है। विद्यार्थियों के अंदर एक यूनिटी होती है। विद्यार्थियों के अंतर आत्मा में बिल्कुल ऐसी भावनाएं नहीं होती कि मैं किसी की अच्छाई चाहूँ या नहीं चाहूँ। मैं ही एक दिव्यांग विद्यार्थी हूँ, मैं देखने में अक्षम हूँ, परंतु पटना ट्रेनिंग कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया गया कि आप मेरे से अलग हैं। और इस बात को मैं गर्व से कहता हूँ कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज में विद्यार्थियों के द्वारा जितना मुझे सहयोग किया गया, इससे पूर्व और भी कहीं भी मैंने शिक्षा ग्रहण किया, उस तरह कॉपरेट नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए। तो विद्यार्थियों से के साथ एक अच्छा लगाव, अच्छा जुड़ाव, अपनापन है। परंतु पटना विश्वविद्यालय के विषय में यदि एक संक्षिप्त विवरण देना हो तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मनोबल तोड़ा जाता है। सिर्फ पेपर वर्क, आपको ये भी पता नहीं होता कई बार कि पेपर वर्क आपको करना कैसे है। एक तरह से हम कहें तो बिल्कुल जो सिस्टम एक तरह से ऐसा होना चाहिए, एक मापदंड होना चाहिए सिस्टम का, किसके बाद किसको क्या कार्य करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कहते हैं कि एक क्रम संख्या तय होता है किसके बाद क्या होना चाहिए। परंतु यहाँ पे लाल फीताशाही के साथ साथ ऑफिसर्स में, कर्मचारियों में, शिक्षकों में ऐसी भावना होती है कि मेरे जो फेवरेट बच्चे हैं वो आगे बढ़ें, और इसका परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को एक नकारात्मक दिशाओं में लेकर जाता है। और एनएसएस के द्वारा काफ़ी कैंप किए गए, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे आपके द्वारा जैसे पहले ही व्याख्या किया गया है नाटक हो, और पेंटिंग में भी कई प्रतिभागियों के द्वारा जो है अपने अपने कलाओं का प्रदर्शन किया गया। तो विभिन्न कार्य हैं जिनको बताना ब्रॉडकास्ट में संभव नहीं होता है। उसके बाद विद्यार्थियों के साथ एक अलग लगाव होता है। उसके बाद अपनी शैक्षिक जीवन को देखें तो काफ़ी नए चीज़ें सीखने को प्राप्त होता है। जैसे इससे पहले पटना ट्रेनिंग कॉलेज में विद्यार्थियों से मिलने से पहले हमें ऐसा प्रतीत होता था कि जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनका जीवन सिर्फ इतना होता है, वो सिर्फ पढ़ाई करें और एक अपना अलग जोन में रहे। क्योंकि जनरली आप देखें तो जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनसे कई बार अच्छे व्यक्तित्व बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो डिसेबल है। उनको सिर्फ ये बोला जाता है आप देख नहीं सकते हो तो आप कैसे क्या करोगे, या फिर जो भी हो मेरे तरह डिसेबल पर्सन। तो इसको यहाँ पे आके मैंने पॉजिटिव वे में लिया, नहीं आपके साथ मैं अभी ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप ये नहीं सोच रहे ना कि मैं किन के साथ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पता कि हाँ मेरे सहपाठी हैं, ठीक है। और जो भी चुनौतियाँ हैं मेरे साथ, मेरी चुनौतियों में आप सबका भी बहुत योगदान रहा है जिसको मैं शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये संभव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा अमित जी। और ऐसा तो कभी भाव, व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो मैं सिर्फ अपने बारे में बता दूं कि ऐसा भाव मेरे मन में तो कभी एक क्षण के लिए भी नहीं आया कि अमित जी हो या कोई हो, मान लो सामने कोई भी हो, आदर्श हो, तो ये डिसेबल्ड है और ये अक्षम हैं, सक्षम हैं, विकलांग हैं या दिव्यांग हैं। ऐसा एक भी थॉट मेरे दिमाग में कभी नहीं आता है। हम हमेशा अगर सहपाठी हैं और मित्र हैं तो उनको हम सहपाठी और मित्र की तरह लेते हैं। और मेरा कहना है कि किसी को भी दिमाग में ये संकीर्ण विचारधारा नहीं लानी चाहिए। मैं आप सभी दर्शकों को एक वाकया बताता हूँ। एक बार चूँकि अमित जी हमेशा अपने महाविद्यालय के छात्रावास से
माफ़ कीजिएगा, विश्वविद्यालय के छात्रावास से महाविद्यालय तक रैपिडो से आते जाते हैं। तो एक बार रैपिडो ड्राइवर को इन्होंने गलती से कुछ ज़्यादा पैसे 2500 रुपये भेज दिए अपने अकाउंट से। और उसके बाद उस रैपिडो ड्राइवर को जब ये पता था कि चूँकि ये दिव्यांग हैं और इन्हें आँख से दिख नहीं सकता है, तो उसे लगा कि वो इनके पैसे रख जाएगा, मार जाएगा और खा जाएगा। इन्होंने अपने प्रतिभा का, अपने व्यक्तित्व का मुशायरा देते हुए और उस रैपिडो ड्राइवर के खिलाफ़ केस किया, FIR किया साइबर में, और ऑनलाइन एक FIR दर्ज करके NPCI के हेल्पलाइन से उसकी कंप्लेन की और उनका अकाउंट फ्रीज करवा दिया। और ये बहुत ही, सबसे मैं कहूँ तो महाविद्यालय के 2-3 ही कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं, उसमें से एक सबसे अच्छा इंसिडेंट ये था कि इन्होंने अपने दम पर उस रैपिडो ड्राइवर का पूरा खटिया खड़ा कर दिया। और उसके बाद अगर चीज़ यहीं पे आके ख़त्म हो जाती कि रैपिडो ड्राइवर ने इन्हें वो पैसा वापस कर दिया 2500, और ये चीज़ यहीं पे आके ख़त्म हो जाती, लेकिन अब यहाँ से कहानी शुरू होती है पार्ट 2 की, जहाँ पे हमने और हमारे सहपाठियों ने मिलकर उस रैपिडो ड्राइवर की मदद की। और चूँकि अमित जी का पैसा वापस आ चुका था, अगर हम लोग चाहते तो वहाँ पे वो चीज़ ख़त्म हो जाती। उसका अकाउंट फ्रोज़न था रैपिडो ड्राइवर का, और इनका पैसा वापस आ चुका था, ये बात वहीं पे ख़त्म हो जाती। लेकिन एक मानवीय रिश्ता होने के नाते हमने उस रैपिडो ड्राइवर की मदद की और 1 महीने तक अलग अलग बैंकों के चक्कर काट कर उसके जो अकाउंट के पैसे थे उसके अकाउंट में वापस करवाए, और जो उनका अकाउंट फ्रीज़ था उसको अनफ्रीज़ करवाया। तो ये भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत होती है अमित जी सभी को, कि आप सिर्फ अपना फ़ायदा देखकर निकल नहीं सकते हैं। अगर उससे गलती हुई है रैपिडो ड्राइवर से और उसने अपनी गलती मान ली, तो हमारा उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग उसकी भी मदद करें। और करीब 1-2 महीने तक तो हमने लगकर उसका काम करवा ही दिया था। जी बिल्कुल। और जब ऐसा वाक़या मेरे साथ हुआ तो आप सबों से जब मैंने परिचर्चा किया कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हो चुका था, चाहे आप हो, आदर्श जी, शुभम जी, और भी कई सहपाठी हैं। मैं अभी माफ़ी चाहूँगा अगर किन्हीं का नाम मेंशन नहीं हो पा रहा हो। सबके द्वारा प्रयास किया गया और सब ने मुझे सहयोग किया। बैंक में एप्लीकेशन टाइप करना हो या फिर साथ में जाना हो, और उसके बाद मेरा पेमेंट जब तक रिटर्न नहीं आया, क्योंकि मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना था और पेमेंट की कमी हो रही थी, इन सब के द्वारा मुझे भरोसा दिया गया कि आपका एडमिशन विलंब नहीं होगा, पेमेंट आपको जो भी लगेगा आर्थिक सहयोग किया जाएगा अगर तय समय के आधार पे पेमेंट आपका रिटर्न नहीं आता है। उसके बाद पेमेंट आने के बाद जाहिर सी बात है ये मेरा काम बनता है कि उनका अकाउंट अनफ्रीज कराएं, लेकिन अंकित जी हमेशा तत्परता से काम किए। बैंक जाना हो या भी जो भी कार्य हो, मुझे सिर्फ सिग्नेचर के लिए जाना पड़ा। तो इस विश्वविद्यालय में और इस कॉलेज में, महाविद्यालय में, मैंने विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखा, बहुत लगाव, बहुत जुड़ाव, बहुत संवेदनाएं और बहुत मानवीयता मैंने सीखा। जैसे स्कूलों में पढ़ाने के लिए जाना हो, अथवा जब 26 जैन था, रिपब्लिक डे, उस समय अंकित जी मुझे अपने स्कूल में आमंत्रित किए थे, क्योंकि उसमें हम लोग प्रशिक्षण पे थे, विद्यार्थियों को पढ़ाने जाते थे। तो वहाँ पे आमंत्रित किए कि आप आइए, पढ़ाइए, आप स्पीच दीजिए और आप अपनी कलाओं का प्रदर्शन कीजिए, आपको बच्चे देखें, आपको सुने और आपको समझे। और प्रयास किया गया मेरे कक्षाओं के सभी विद्यार्थियों के द्वारा कि दिव्यांग के प्रति जो भी भावनाएं हैं, वो जो भी नकारात्मक सोच है, उन्हें दूर किया जाए जितना हो सकता था। चाहे NSS कैंप में हो, बच्चों के सामने मुझे स्पीच देने का अवसर प्रदान किया जाना, ये सब विद्यार्थियों के द्वारा किया गया, मेरे सहपाठी के द्वारा किया गया। चलिए खैर, और आगे बात करते हैं, क्योंकि ये व्याख्या करें तो काफ़ी लंबा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। जब हम B.Ed करते हैं, उसके बाद हमें CTET की एग्ज़ाम पास करना होता है यदि हमें शिक्षक बनना है तो। और CTET जब फरवरी में हुआ तो
अंकित जी का मार्क्स एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 128 है जी शायद, जी जी 128। और उस समय प्रशिक्षण भी देना, बच्चों को पढ़ाना भी, और भी अलग अलग कंपटीशन की तैयारी करना। आपके द्वारा इन चुनौतियों का सामना कैसे किया गया, या आपने कैसे इस चुनौतियों को अपना सहजपूर्वक लिया और पढ़ा? देखिए अमित जी, जैसा कि मैंने पहले भी पूर्व में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए संक्षिप्त में इसकी व्याख्या की थी कि 7 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, और बच्चों को पढ़ाने का, चूँकि आपने बताया कि उस समय हमारा इंटर्नशिप भी चल ही रहा था और बच्चों को रेगुलर पढ़ाने जाना पड़ता था, और कक्षाएं रेगुलर चलती थी बच्चों की, और उसके बीच में पढ़ाने का मौका नहीं मिलता था। और चूँकि हम लोग विद्यार्थी जीवन में हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की और भी तैयारी चलती है। तो सीटेट का मैंने शुरू से ही एक माइंड मैप, जब सीटेट का वो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उसके समय से ही बना कर रखा था कि देखिए, महाविद्यालय की सबसे अनूठी और अच्छी बात जो मैं कहूँगा, यहाँ के शिक्षकों के द्वारा, कुछ शिक्षक, मैं फिर से बता दूँ अमित जी, आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि कुछ शिक्षक, गिने चुने इक्के दुक्के शिक्षक इसमें से हमारे महाविद्यालय के, जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा दी है, और उनके शिक्षा देने और उस माहौल को जनरेट करने के चलते ही, उस माहौल में रहने के चलते जो 6-6 घंटा हमने महाविद्यालय में बिताया है हर दिन आकर, उसमें रहकर, और हमने जो खुद से चीज़ें जानने का प्रयास किया, और CDP के बारे में जाना, हमने हिंदी इंग्लिश के बेसिक्स पहले से बहुत लोगों को पता होते हैं और हमें भी पता थे, लेकिन CDP के बेसिक्स को जानना, टीचिंग स्किल्स के बेसिक्स को जानना, और कैसे हम सोशल साइंस में उसको यूज कर सकते हैं, साइंस में यूज कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे 6-6 घंटे महाविद्यालय में बिताकर, और जो कुछ शिक्षक अच्छे हमारे कॉलेज के हैं, आशुतोष सर, हमारे एक्स प्रिंसिपल, राकेश सर हो गए, राजलक्ष्मी मैम हो गई, इन्होंने जो और भी शिक्षक हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, तो इन्होंने जो पढ़ाया था, बहरहाल जब एग्ज़ाम का टाइम आया और 5 फरवरी के बाद जब मुझे 6 फरवरी को छुट्टी मिली इसकी तैयारी करने की, तो मैं आपको सीधा सीधा जो मैंने किया था, मैं आपको शब्दशः बता देता हूँ। मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया था और मैंने उस पर रेड पेन से अपने बचे हुए घंटे लिखे। मेरे पास समय कितना बचा हुआ है वो पेज अभी तक मेरे पास होगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगा। कितने घंटे मेरे पास बचे हुए हैं और कितने चैप्टर्स मेरे पास बचे हुए हैं, और उस हिसाब से मैंने CDP के चैप्टर्स और टीचिंग के चैप्टर्स, इनको जल्दी जल्दी से मैराथन में निपटाया। और बहुत ही शॉर्ट वीडियो देख के, जैसे कि सीटेट की अगर आप कोई भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हो तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि एक चैनल है पढ़ाई 10x करके, और उस पर 10-10 मिनट के वीडियो आते हैं, और उसमें आपको नेगेटिव वर्ड्स, पॉजिटिव वर्ड्स पता चल जाएंगे। और सीटेट को निकालने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपने जहाँ से B.Ed किया हो और जहाँ से कर रहे हो, आप वहाँ के क्लासेस में समय ज़्यादा दें। भले ही वहाँ पे पढ़ाई होती हो या ना होती हो, आप वहाँ जाएं और वहाँ के चीज़ों से, वहाँ के माहौल में घुल मिल कर रहें और ख़ुद से प्रयास करें जानने का। क्योंकि B.Ed की जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, B.Ed की पढ़ाई करते हैं B.Ed में, वो काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, उन्हें इतना पता होता है कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। तो आप महाविद्यालय में समय गुजारें, शिक्षकों के सानिध्य में रहें और ख़ुद से कोशिश करते रहें नई नई चीज़ें जानने का। और सीटेट बहुत ही आसान पेपर है, लोग इसे बहुत भारी बताते हैं। और इस बार जब फरवरी में एग्ज़ाम हुआ उसे तो कई लोगों ने UPSC का लेवल का बताया अमित जी, कई लोगों ने बताया कि काफ़ी कूट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा थे, बहुत टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, 2.5 घंटा से ज़्यादा। पर मैं आपको सही में बता रहा हूँ, 2 घंटे में मैंने OMR ये सब कलर करके मैंने रख दिया था, और एक्यूरेट मेरा उस क्वेश्चन पेपर पे ही प्रेडिक्शन मैंने कर दिया था कि 125 से 30 के बीच में आएगा, और भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छा नंबर आया। बहरहाल मैं इसे अच्छा नंबर मानता नहीं हूँ, क्योंकि अभी सीटेट से बस ये एक क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है, आपको अभी टीचर के वैकेंसी के लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा और असली चीज़ वहाँ पता चलेगी। तो इस तरह से अगर आपको सीटेट की तैयारी करनी हो तो ये कुछ बातें आप ध्यान रख सकते हैं जी। ईश्वर की कृपा ही नहीं, आपकी मेहनत है, और जब तक आप मेहनत नहीं करते तो ईश्वर की कृपा से सिर्फ पास होना यह संभव नहीं है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी सितंबर में सीटेट का परीक्षा आयोजन होने वाला है, आप
यदि एक बच्चे को देखें जिन्हें अभी कोई जानकारी है नहीं, जैसे आप बता रहे थे कि हमने घंटे काउंट किए, मेरे पास कितने घंटे हैं और कितने चैप्टर हैं, कैसे पढ़ने हैं, या मैराथन वीडियो। और कई बार क्या होता है ना, बच्चे संस्थाओं से, कोचिंग संस्थाओं से कोर्स परचेस करते हैं और इसी कहें तो परिप्रेक्ष्य में या फिर इसी कशमकश में बच्चे खुद को तैयारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इनका भी सिलेबस पूरा कर लूँ, दूसरे कोचिंग संस्था का भी कर लूँ, सबका मैं पढ़ लूँ, और इस दौरान वो खुद को उतना सक्षम नहीं पाते हैं जितना एक परीक्षार्थी के लिए होना चाहिए। तो इसको आप कैसे सीमित करते हैं? देखिए अमित जी, जैसा कि आपने पहले भाग में, प्रश्न के पहले भाग में पूछा कि अगर किसी को आने वाले सीटेट का जो सितंबर में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें एग्ज़ाम देना है और बच्चे को ये पता नहीं है कि अभी सिलेबस क्या है और कैसे तैयारी करनी है, तो देखिए मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहूँगा कि सीटेट के लिए आप किसी टीचर का बैच ज्वाइन करें और पैसे खर्च करें, क्योंकि आपने अगर सीटेट की तैयारी, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बीएड कर लिए होंगे, बीएड कर रहे होंगे और इससे पहले भी आपने पूर्व में बहुत पैसे खर्च कर दिए अपनी शिक्षा में। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप अतिरिक्त खर्च का भार और बढ़ाएं अपने अभिभावकों पर या अपने आप पर। आप किसी भी टीचर का बैच न लें, पहली बात। दूसरी बात कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, जैसे सचिन एकेडमी हो गए, हिमांशी मैम हो गई, इनकलकेट विथ लर्निंग, ये एक बहुत ही अच्छा चैनल है, इनकलकेट लर्निंग, माफ़ कीजिएगा, और पढ़ाई 10x जैसा कि मैंने बताया, ये कुछ चैनल हैं। आप इन पे जाएं और जितना देर आप फ़ोन का यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम रील्स में और सोशल मीडिया पर, उससे ज़्यादा आप इन चैनलों में जाएं और घूम फिर कर अपने लिए जो सबसे कंपैटिबल वीडियो हो, जो अपने लिए सबसे अनुकूल वीडियो हो, उसको ढूंढें। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप एक दो वीडियो आपके फीड में ऐसी आ गई और आपने एक दो वीडियो ऐसा देख लिया जिसमें आपके काम की चीज़ हो, तो आपके फीड में फिर वैसी ही वीडियोस आने लगती हैं, वो आपको खोजना ही नहीं पड़ता। जैसे कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने, मान लीजिए मैंने सचिन एकेडमी की कोई वीडियो देखी मैराथन क्लास की, तो अगर 2-3 साल पहले की भी उनकी कोई वीडियो होगी जो बहुत ही अच्छी होगी क्वालिटी वाइज और जिसमें टू द पॉइंट प्रिसाइज बात होगी, तो वो खुद ही मेरे फीड में आने लगेगी। और एक जो बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस का पॉजिटिव लूप होता है, एक अच्छी चीज़ आप कीजिएगा और आपके लूप में वही सारी चीज़ें आने लगेंगी। तो पढ़ाई 10x एक चैनल है और सचिन एकेडमी हो गया, हिमांशी मैम का इनकलकेट लर्निंग भी एक चैनल है, आप उस पर जाएं और अच्छे से तैयारी करें और एक मन में ओवरव्यू बनाकर रखें कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, कितनी बाकी है, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दें। मैं बता दूं कि सीडीपी बहुत ही बेसिक सा पेपर है और अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स कुछ पता चल गए कि कौन से वर्ड्स नेगेटिव हैं, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव हैं, कौन सी चीज़ें लानी है, जैसे रॉट लर्निंग जो रटाने की पढ़ाई होती है वो नहीं करवानी होती है कभी भी। बच्चों को हमेशा सैद्धांतिक नहीं पढ़ाना होता है, उन्हें प्रायोगिक भी पढ़ाना होता है, बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको पता चल जाएंगी तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। और फिर से यही बात है कि एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन अगर अभी से लगे तो आराम से 1 महीने में प्रिपेयर हुआ जा सकता है, प्रिपरेशन की जा सकती है। जी बिल्कुल हिमांशी मैम, लेट्स लर्न, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आनंद राज सर, उनका मैं वीडियो काफ़ी देखता हूँ, जो बीएड के लगभग कोर्स, चाहे आप चाइल्ड डेवलपमेंट देखें या फिर कोई भी आप टॉपिक सर्च कीजिए, उनका मैराथन वीडियो अवेलेबल होता है। आप वीडियो भी देखकर पढ़ सकते हैं। और जैसे अंकित जी बता रहे थे कि आप ये तय करें कि हमें पढ़ना कितना है और हमें कोचिंग कितना ज्वाइन करना। लाइक आप खुद से तैयारी उतना कर सकते हैं जितना आपको कोचिंग के द्वारा कराया जाता है, सिर्फ आपका पैमाना सही होना चाहिए और समय अधिक कहीं और व्यतीत ना करें। अंकित जी, कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे बुक होते हैं किसी प्रकाशन का, या फिर बहुत सारे ऐसे किताबें होते हैं जिसमें हमें कई बार लगता है कि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है या फिर हमें समझ नहीं आता है, या फिर ऐसे प्रश्न होते हैं जो शायद हमें लगता है कि ये हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी था?
आपका सवाल क्या था अमित जी, एक बार और दोहरा देंगे? जैसे कई बार हम कई किताबों में ऐसे टॉपिक देखते हैं, जैसे हमें लगता है कि ये प्रश्न काफ़ी लेंदी है जी। और उस प्रश्न के चक्कर में या उस टॉपिक के कंप्लीट करने तक में उतना समय हम व्यतीत कर देते हैं। तो इसके लिए आपका क्या स्ट्रेटजी था? शुरुआती दौर में, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के शुरुआती दौर में हम थे, तो ऐसा बहुत बार होता था कि आदमी ईगो पे ले लेता है क्वेश्चंस को, या ईगो पे ले लेता है टॉपिक्स को। जैसे 11th-12th का फिज़िक्स या केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हो, किन्हीं भी बच्चों को वो आपस में रिलेट कर लेंगे इस बात को, और या फिर मैथ्स का कोई टॉपिक हो जब हम एसएससी की तैयारी करते हैं, और उसमें मान लीजिए कि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन है, तो आपको वो समझ में नहीं आता पहली बार में, आप पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर आप उस टॉपिक को एकदम अपने मत्थे चढ़ा लेते हैं कि नहीं, इसको कैसे भी इसको कॉन्कर कर देना है। तो मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप बाबू, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस टॉपिक में फंस रहे हैं आप उसको देखिए, और बचे हुए सारे टॉपिक्स को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, इस टॉपिक का वेटेज बहुत ज़्यादा है जिसमें हम फंस रहे हैं और इसको नहीं कर पाएंगे अच्छे से कंप्लीट, तो फंस जाएगा पेपर, तो आप उसको करिए, नो डाउट। लेकिन अगर आप सेम वेटेज वाले चैप्टर के लिए फंस रहे हैं और बाकी सब सेम वेटेज का ही जो चैप्टर है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं और कर नहीं रहे हैं, तो फिर बहुत ही गलत बात है। शुरुआत में हम ऐसा 2-3 साल फंस चुके हैं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा इस मामले में मैंने एक सॉल्यूशन खोज निकाला है। वो सॉल्यूशन यही है कि सेम वेटेज जब सभी नंबर बराबर नंबर के ही चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो हम क्यों ना आगे वाले चैप्टर को देखें, आगे वाले क्वेश्चन को देखें। हो सकता है कि जब हम आगे के चैप्टर्स को देखेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, तो फिर ये कॉन्सेप्ट भी आसान हो जाएगा समझना। और चूँकि वेटेज आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा इस फील्ड में, ये जो पढ़ाई की कंपटीशन की फील्ड है, इसमें आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चलना होगा। आप यहाँ पे टॉप करने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ पे सिक्योर कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आए हैं। और आप किसी भी टॉपिक में फंसिए तो आप देखिए कि उसका वेटेज कितना है। अगर वेटेज बाकी अन्य चैप्टर्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है तो आप उसको टाइम दें, लेकिन अगर सेम वेटेज का है वो चैप्टर या क्वेश्चन, तो आप आगे बढ़ें, दूसरे चैप्टर्स को देखें। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर 1-2 आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करते हैं तो वही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होगी, और कैलकुलेटेड रिस्क लेकर चलें। जी बिल्कुल, क्योंकि शायद आप स्किप करेंगे वो क्वेश्चन जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, उसके बाद जो आपके करिकुलम में है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और कई बार क्या होता है कि जब हम आगे पढ़ते हैं तो शायद जो हमारे लिए लेंदी होता है वो भी समझ में आता है अच्छे से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अभी सीटेट का एग्ज़ाम है, उनका ऐसा स्ट्रेटेजी होता है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर देखते हैं, आने पिछले 10 साल 5 साल, सिर्फ हम उस पर अधिक फोकस करते हैं और हम रटने की प्रयास करते हैं समझने के बजाय। क्या ये स्ट्रेटेजी कितना सही है? देखिए, मेरा तो कहना यह है अमित जी कि अगर सरकार ने खुद ही बोल दिया एनईपी में, और पहले भी जो कोठारी आयोग आया और ये लर्निंग विदाउट बॉर्डर, माफ़ कीजिएगा, लर्निंग विदाउट बर्डन, इसमें तो ये यशपाल जी की जो रिपोर्ट थी, तो उसमें सरकार ने खुद ही कह दिया कि रॉट लर्निंग को बढ़ावा नहीं देना है, रटने की कला को बढ़ावा नहीं देना है। शिक्षकों से ये अपील की जा रही है। और आप एक शिक्षक बनने के लिए सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि हम रट कर ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे? रटने की कला सबसे बेकार है, और ख़ास करके जब आप शिक्षक बनने की तैयारी में हो तो रटना सबसे बेकार चीज़ है। आप चीज़ों की मूलभूत दर्शन को समझें, आप कोर फिलॉसफी जो है, आप जो फाउंडेशन है, जो बेसिक्स हैं, आप उसको समझें। तो अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अमित जी ने हमसे सवाल किए और हमने अमित जी के सवालों का जितना हो सके सक्षमता से जवाब दिया। आज आप एक रिवर्स पॉडकास्ट देखेंगे। यहाँ पे अब अमित जी से मैं एक सवाल करूँगा, ये संभवतः इस पॉडकास्ट का अंतिम सवाल होगा। तो अमित जी, आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक दिव्यांग विद्यार्थी होने पर और पटना जैसे महानगर में एक विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने पर आप कैसे दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं,
और आप महाविद्यालय में आने वाले चुनौतियों को, अपने छात्रावास में आने वाले चुनौतियों को और दैनिक जीवन में आने वाले चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और आप कैसे एक आत्मविश्वास बनाए रखते हैं? जी देखिए, इसे 2-3 मिनट में समराइज़ करना तो संभव नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात, इसके लिए आप मानसिक तौर पे कैसे खुद को प्रिपेयर करते हैं। यदि आप इस बात को मान कर बैठते हैं कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, मैं कुछ करने में सक्षम नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहली बात, जब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम दृष्टिबाधित हैं और हमसे कोई काम नहीं होता है, तो आप खुद के ऊपर हंसिए और उस पर आप रिसर्च करिए, आखिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि सिर्फ आप देख नहीं सकते हैं, यह हमें सिर्फ नज़र नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं या फिर हमारे सामने क्या है, लेकिन हमारा माइंड और भी जो इंद्रियां हैं वो तो काम कर रहा है ना। तो उसके माध्यम से जो भी चुनौतियां आती हैं, हम उनका सामना कर सकते हैं। चुनौतियां किनके जीवन में नहीं है, सिर्फ सबका चुनौतियां अलग होता है, परिप्रेक्ष्य अलग होता है, सबका जो सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, वो अलग होता है। कई बार क्या होता है, हम बहुत डिमोटिवेट होते हैं। जैसे यूट्यूब पे हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे, तो कई बार ऐसा होता था, हम मैराथन देख रहे हैं, तो ऐसा आता था क्वेश्चन नंबर 72, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उस वक्त हमें ऐसा महसूस होता था, क्या दृष्टिबाधितों का जीवन यहीं तक है? परंतु आसपास में ऐसा माहौल होता है। हमने जब आप सबसे बात किया और अन्य शिक्षकों से हमारी जब बात हुई, तो उनके द्वारा हमें भरोसा दिया गया कि आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें वर्ड टू वर्ड डिक्टेट किया गया होगा। तो उससे क्या होता है कि आप मोटिवेट होते हैं, खुद को आप मोटिवेशन में रखते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, मेरे साथ कोई है। जैसे आप यदि 1% सहयोग करते हैं, तो शायद हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि हमारा मनोबल कितना बढ़ता है। इतना बढ़ता है कि हम अपने आप को उस अवस्था में देखते हैं कि नहीं, हम भी आपके जैसे हैं, हम भी अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। बीएड में मेरे से पहले भी कई जो है दृष्टिबाधित बच्चे आए और पास होकर गए। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, शायद उस टाइम माहौल क्या था नहीं था वो मुझे नहीं पता, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, मैंने कैसे सीखा। अब मेरे साथ आप हैं, आप बुक को पढ़ रहे हैं, मैं देख नहीं रहा हूँ बुक, सुन तो रहा हूँ। सुनने से आप एक टॉपिक पढ़े तो उसका 10% मुझे याद होता है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है 20% याद। छोटी छोटी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए या फिर सहयोग को ध्यान में रखते हुए अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारे माइंड में ये आत्मा ही नहीं चाहिए कि हम दृष्टिबाधित हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे। अलग चुनौतियाँ होती हैं, अलग अलग समाधान भी होते हैं। जैसे मेरा फॉर्म फिल करने का बात हो, मैं क्या करके आता हूँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट है फ़ोटोकॉपी करके आया, अब फॉर्म फिल करना हुआ, आप कर देते हैं। कक्षाओं में इतने सारे सहपाठी हैं, कोई भी कर देते हैं, तो हमें लगता है कि मेरा जीवन आसान है। और यही आपके द्वारा यदि मुझे तिरस्कार किया जाए, अरे आप देख ही नहीं रहो तो फॉर्म कैसे फिल करोगे, फॉर्म फिल करके करोगे क्या, पढ़ोगे क्या, ये दूसरा पहलू है। तो हमारे मनोबल को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगा, आहत पहुँचेगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए आसपास का माहौल और आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हैं, इन सब बातों पे आपका जीवन तय होता है कि आप कैसे खुद को पढ़ाई के क्षेत्रों में कंटिन्यू कर सकते हैं या पढ़ाई के क्षेत्रों में सकारात्मक पहल रख सकते हैं, सकारात्मक नज़रिया रख सकते हैं। सभी दृष्टिबाधितों के लिए और दृष्टिबाधित ही नहीं, दिव्यांगों के लिए मुझे लगता है कि यही योजनाएं होनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना लंबा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। आपको धन्यवाद सभी पहलू पे अपना विचार प्रखरता से रखने के लिए, और जो भी आपके माइंड में आया, जो भी आपके अंतरात्मा में आया, बिल्कुल आपने किसी भी चीज़ों का परवाह ना करते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। जी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आपने बहुत ही अच्छे से और सुगमता से सभी चीज़ों को पूछा, अपने वक्तव्यों को रखा और सभी क्वेश्चंस को, और ख़ास करके सीटेट वालों के लिए जो मार्गदर्शन का क्वेश्चन आपने रखा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रहा आज का पॉडकास्ट। और आपको ही बहुत बहुत, आपके दर्शकों को ही बहुत बहुत धन्यवाद। एक शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ पूछना चाह रहे थे आपसे। जी। जैसे आप देखते हैं ब्रॉडकास्ट में आजकल बहुत सारे ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, जो सामान्य ब्रॉडकास्टर होते हैं जी उनके पास प्रश्नों की एक लिस्ट होती है। जी वो जो भी उनके गेस्ट होते हैं तो उनके पास प्रश्न का एक सूची होता है, उसके माध्यम से प्रश्न करते हैं। जी। अभी आप मेरे साथ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरे पास कोई प्रश्न की सूची नहीं है, नहीं। आपको सुनकर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं या जो भी मेरे मन में प्रश्न आ रहा है जी। वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, इनसे आपको क्या चुनौतियां महसूस हुई हैं, या फिर आपको क्या लगता है दृष्टिबाधितों को, या फिर जैसे मेरे ब्रॉडकास्ट में आपको काफ़ी सारी खामियां नज़र आई होंगी, तो इसको हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं? नहीं, जैसे एक बहुत बड़ी समस्या होती है पॉडकास्ट में कि चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ तक उनको ले जाके सीमित करना होता है, कहाँ ख़त्म करना होता है, ये हमें नहीं पता होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि चीज़ें कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ जाके ख़त्म होने लगती हैं, चीज़ें का दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो ये तो एक हमेशा से पॉडकास्ट में समस्या रहती है। लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो किसी भी सामान्य पॉडकास्टर से बहुत ही अच्छे से आपने सवाल पूछा है, और इतना मन में सोचकर आना और सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाना, कार्यान्वित कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल है। और इसके लिए मैं आपका बहुत ही प्रशंसा करता हूँ कि आपने जो क्वेश्चन सोच के लाए थे, जो प्रश्न, और उसको सही तरीके से आपने डिलीवर किया, पूछा, और बहुत ही अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग होना भी नहीं चाहिए ब्रॉडकास्ट। आपसे मिलके अच्छा लगा, और हमारे और आपके बीच, आप सबके बीच तो आत्मीय संबंध हमेशा से ही रहेगा। धन्यवाद।